अलग अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है जैसा कि जिक्र किया गया, अस्करी साहब का जिक्र किया गया, ज्ञानचंद जैन का जिक्र किया गया, कलीमुद्दीन अहमद साहब भी हैं। 3 लोग हैं जो राही से पहले इस किताब को मतलब जिसमें पुष्पों को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। तो राही को पढ़ने की जरूरत क्या थी? क्या वो सिर्फ अवध ही खोज रहे थे जैसा कि हमारे तमाम साथियों ने कहा? तो खोज तो अवध रहे थे, लेकिन जब हम रीडरली टेक्स्ट की बात करते हैं तो रीडर अपना एक पाठ बनाता है। और ये मेरे लिए हैरानी की बात है, जैसा कि शुरू में साके साहब ने जिक्र भी किया कि कल्चरल स्टडीज जैसी चीज अभी आई थी वेस्ट, और बाद में अजय जी भी ये बात कह रहे थे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से अगर कोई टेक्स्ट रीड किया जाए, और वो भी तब जब उसकी चर्चा अभी हिंदुस्तान में कहीं नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। राही ने ऐसा क्यों किया, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, 3-4 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगा तो बात समझ में आ सकती है। वो ये कहते हैं कि नदियों में नील के अतिरिक्त दास्तान कहने वाले सिर्फ गंगा और यमुना की का नाम लेते हैं, और इन महान नदियों के सिलसिले की एक कड़ी गोमती का नाम भी याद रह जाता है। सारा नहीं पड़ गया। वो कहते हैं गोमती के आसपास का इलाका और उस क्षेत्र का केंद्र बिंदु लखनऊ है, यानी चीन से इंग्लिस्तान तक फैला हुआ ये तिलिस्मी संसार लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में से अधिक बड़ा नहीं। जैसे प्रेमचंद का पूरा लेखन जो है वो बनारस और इलाहाबाद के आसपास ही सिमट जाता है, लेकिन प्रेमचंद जो है वो दुनिया में जाने माने राइटर हैं। उसी तरह से ये रीड कर रहे हैं कि ये इलाका फैला हुआ लखनऊ के आसपास है, लेकिन जो बात है जिसे वो कहना चाह रहे हैं वो बात कुछ दूसरी। लेकिन क्या इलाके की पहचान के लिए इतनी गवाही काफी है? नाम धोखा दे सकते हैं, क्योंकि भारत में एक अच्छा खासा गिरोह, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये राही के रिसर्च करने का आधार है। भारत में एक अच्छा खासा गिरोह हिंदुस्तानी अब्दुल रहमान और अली शेर या मोहम्मद हुसैन को सिर्फ इसलिए भारतीय मानने को तैयार नहीं है कि ये नाम हिंदुस्तानी। ये सभी साहब, ये जो गिरोह है ये आज बहुत बड़ा बन चुका है, और इस समय इसकी रीडिंग, इस किताब की रीडिंग करना एक बिल्कुल अलग अनुभव है। राही ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, भारत और हिंदुस्तान। क्या फर्क? क्या भारत हिंदुस्तान नहीं है? इसे एक अलग शब्द जो है वो हमारे जहन में इंजेक्ट कर दिया गया है, वो शब्द है इंडियन। बड़ी आसानी से हमको इंडियन के रूप में चिन्हित कर लिया जाता है, और हमको वही समझा जाता है जैसा वो समझना चाहते हैं। लेकिन राही की प्रॉब्लम इंडियननेस वाली नहीं थी, भारतीयता वाली नहीं थी। अनुवाद में भारतीयता शब्द नहीं होना चाहिए था संगी साहब, हिंदुस्तानियत ही होना चाहिए, और सब उसी से आएगा। भारत तो क्या बन चुका है हम जानते हैं। भारत और हिंदुस्तान, भारत में गिरोह है। ये बात 70 साल पहले राही कह रहे कि भारत में गिरोह है, और ध्यान दीजिए मैं थोड़ा सा जाऊंगा उस तरफ। राही का समय, उस गिरोह की पहचान जनसंघ है, ये कहना चाहिए। क्यों राही को अपने सारे लेखन में अपनी सारी रचनात्मकता को इस पे खर्च करना पड़ा कि वो आधा गांव तक जाएं, वो उसकी बूंद तक जाएं, वो टोपी शुक्ला तक जाएं। राही और भी बहुत अच्छा लिख सकती है, बहुत अच्छी किताबें, नो डाउट, लेकिन ये पर्पसली लिखी गई किताबें हैं, ध्यान दीजिएगा आप।
एक उद्देश्य के लिए लिखी गई किताबें हैं, क्योंकि राही उस समय ये महसूस कर रहे थे कि आगे जाकर क्या होगा अगर इन चीजों को अभी नहीं संभाल लिया गया तो। इसलिए ये बात तिलिस्म होशरुबा की सर नहीं है। आसिम साहब, ये बात तिलिस्म होशरुबा की है ही नहीं। मैं आपको 3 एग्जाम्पल इस किताब में से बताता हूं। वो क्या कहते हैं कि मैं इस दास्तान का अध्ययन करना चाहता हूं। कैसा अध्ययन? वैज्ञानिक अध्ययन। इस किताब में 51वें सफ़े पे ये बात लिखी हुई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं इन दास्तानों की धरती खोजना चाहता हूं, धरती, क्योंकि उनके पांव के नीचे से जमीन को खींचा जा रहा है। उनको ये समझाया जा रहा था, वो क्या नाम है, आता गांव में जो वो है, बहुत जिनके बेटे को नहीं मिलता है, नाम नहीं दिया जाता स्वाधीनता आंदोलन के पुरस्कार में, कुन्नन मियां राही हैं। कुन्नन मियां असल राही ही, कैरेक्टर में नहीं, अपनी मानसिक बनावट। खैर, वहां नहीं जाना है। तो धरती वो खोज रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात, वो बात क्या है कि उन्होंने ये लिखा कि जादुई भवंडर हटाकर राही देख रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो दास्तानों में जादू या तिलिस्म जो है, उसके नीचे जीवन क्या है, और वो जीवन हमारे लिए, राही के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए क्या मायने रखता है, राही की जरूरत यह थी। इसलिए उन्होंने इतना काम किया, एंथ्रोपोलॉजिकली देखा, ज्योग्राफिकली देखा, कल्चरली देखा। एक एक चीज को उन्होंने, जैसे हमारे साथी स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे थे, मैं डिकंस्ट्रक्शन की बात करना चाहता हूं। सोचिए कि उस आदमी के पास ये समझ थी कि चीजों को डिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है, और डिकंस्ट्रक्ट करके वो एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं कि देखिए ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने का मतलब क्या है कि जिस जबान में इसे कहा जा रहा है, और उस जबान के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि साहब, ये जबान जो है वो बाहर से आई हुई जबान है। राही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल नोट किए थे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मैं एक दो चीजों की तरफ संकेत करूंगा, अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। उर्दू साहित्य पर यह आरोप बड़ी गैर जिम्मेदारी से लगाया जाता कि वे ईरान की ओर देखता है, लैला मजनू की बात करता और हीर रांझा की अनदेखी करता है। अगर ऐसे लोग उर्दू साहित्य का विधिवत अध्ययन करने का कष्ट करें और देखें कि उर्दू साहित्य में सिर्फ भारतीय तत्व हैं या फिर वह तत्व जो बाहर से आकर यहाँ थे वो है। अब भारतीय तत्व, इसको अनुवाद में भी हिंदुस्तानी रखना चाहिए था। सीमा जी ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन आज का पाठक, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, आज का पाठक अगर सजग है, अगर उसके पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, अगर वो जानता है कि हमारा कल्चर क्या है और सेकुलरिज्म क्या है। मैं बता देना चाह रहा हूँ दोस्तों, हम लोग जानते भी हैं कि भारत में सेकुलर होने का मतलब क्या है। एक वर्ड के लिए सेकुलर होने का मतलब ये है कि साहब अब वो धर्म को नहीं माने। लेकिन सेकुलर जो है, अगर कोई हो सकता है तो अपने विश्वास और आस्था के साथ हो सकता है, और जिसके पास विश्वास और आस्था है उसके पास टॉलरेंस होनी चाहिए। ये इतनी ज्यादा इनटॉलरेंस इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता छद्म है, झूठी। अगर वास्तव में आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो फिर वो चीजें नहीं आएंगी। दिखाना, वो बिल्कुल सही बात है, लिखा उन्होंने, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि हम ये देखते हैं कि हम मिली जुली संस्कृति, हम ये देखते हैं कि सामाजिक संस्कृति, हम हिंदी और उर्दू को मिलाकर इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। वो आदमी
ये लोकेट कर रहा है कि उर्दू वो भाषा है जिसने एक विदेशी भाषा को प्रशासन से बाहर निकाला, और वो विदेशी भाषा फारसी है। वो बता रहे हैं कि फारसी को कोर्ट से अपदस्थ करने वाला और अपदस्थ करने वाली भाषा जो है वो भाषा उर्दू है। मेरे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बात कह दूं कि मैं अपनी बात को खत्म कर ही रहा हूँ कि इस समय जब हम 2022 में राही पर बात कर रहे हैं, या राही कि उस चीज पर बात कर रहे हैं जिसमें वो एक बेचैन आदमी की तरह, एक व्याकुल आदमी की तरह, वो आदमी इतना पढ़ा लिखा है लेकिन उसको अपने आप को बार बार समेटना पड़ता है, उन विषयों में समेटना पड़ता है जहां से वो समझा सके अपने समाज को, अपने दुनिया को, अपने देश को कि दरअसल हम यह हैं, हमको वह न समझा जाए। ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि 2022 में जब हम बात कर रहे हैं, कंपोजिट कल्चर की बात कर रहे हैं, राही की बात कर रहे हैं, तो उस तमाम इतिहास को जिसे राही अपने समय तक देख रहे थे, अब सस्पेंड कर दिया गया है। नाउ वी आर लिविंग इन एरा ऑफ पोस्ट ट्रूथ। आसिम भाई इस बात को की तस्दीक करें कि जो उत्तर सत्य गाड़ा गया है, उस उत्तर सत्य में जिस तरह से भावनाएं ही सब कुछ हैं, अपील को इमोशन से ही हर एक चीज डिसाइड होती है, वहां मेरे प्रिय लेखक राही मासूम रजा अपने तर्कों से ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अपील इमोशंस की अपनी जगह पर है, तार्किकता से भी भावनाएं बन सकती हैं, तार्किकता से भी सामाजिक संस्कृति बन सकती है, तार्किकता से भी हिंदुस्तान को समझने का एक तरीका हम अख्तियार कर सकते हैं। धन्यवाद।